नमस्ते। आज हम एक ऐसे क्रांतिकारी विचार के सफर पर चलेंगे जिसने हमारी दुनिया की समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। वो विचार है परमाणु का। और कमाल की बात यह है कि इसकी शुरुआत किसी मॉडर्न लैब से नहीं, बल्कि हजारों साल पहले दो बिल्कुल अलग अलग सभ्यताओं के दो महान दार्शनिकों के दिमाग से हुई थी। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे उस एक बुनियादी सवाल से जिसने इन दोनों विचारकों को सोचने पर मजबूर किया। फिर हम एक एक करके कणाद और डेमोक्रिटस दोनों के परमाणु सिद्धांतों को समझेंगे। इसके बाद हम दोनों की आमने सामने तुलना करेंगे और आखिर में इस बड़ी बहस पर नजर डालेंगे कि इन दोनों में से पहले कौन था। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। देखिए, दुनिया को समझने की हर बड़ी कोशिश की शुरुआत एक बहुत ही सरल लेकिन गहरे सवाल से होती है। सोचिए, ये सवाल कितना पुराना होगा कि आखिर ये दुनिया, ये ब्रह्मांड किस चीज से बना है। यही वो सवाल था जो प्राचीन भारत और प्राचीन ग्रीस दोनों जगहों के विचारकों को परेशान कर रहा था। वो इस लगातार बदलती दुनिया के पीछे की उस एक स्थायी चीज को खोजना चाहते थे जो कभी नहीं बदलती। और कमाल की बात यह है कि हजारों मील दूर दो अलग अलग सभ्यताओं में दो विचारकों ने एक ही जवाब खोज निकाला, और वो जवाब था परमाणुवाद। यानी ये सिद्धांत कि हर चीज छोटे छोटे अविभाज्य कणों से बनी है जिन्हें और तोड़ा नहीं जा सकता। तो अब वक्त है इन दोनों में से पहले विजन को समझने का, जो हमें मिलता है प्राचीन भारत से, ऋषि आचार्य कणाद के जरिए। कणाद ने इस सबसे छोटे कण को नाम दिया परमाणु। लेकिन ये सिर्फ एक कण नहीं था। नहीं, ये तो उनके वैशेषिक दर्शन नाम के एक पूरे दार्शनिक सिस्टम की बुनियाद था। एक ऐसा कण जो अविभाज्य है, हमेशा रहता है और हमारी इंद्रियों की पकड़ से बाहर। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। कणाद के हिसाब से सारे परमाणु एक जैसे नहीं थे। वो चार अलग अलग तरह के थे, और हर प्रकार के परमाणु का अपना एक असली, एक वास्तविक गुण था। जैसे पृथ्वी के परमाणु में गंध, जल में स्वाद, अग्नि में रंग और वायु में स्पर्श का। और उनकी थ्योरी कितनी गहरी थी, इसका अंदाजा पिलुपाक सिद्धांत से लगता है। सोचिए, एक काला मिट्टी का बर्तन आग में पकने के बाद लाल कैसे हो जाता है। इसके लिए उन्होंने एक पूरी एटॉमिक प्रोसेस बताई थी कि कैसे गर्मी पहले परमाणुओं को अलग करती है, फिर उनके अंदर के काले गुण को नष्ट करके लाल गुण पैदा करती है, और फिर वो परमाणु दोबारा जुड़कर लाल बर्तन बना देते। तो सवाल उठता है कि ये परमाणु घूमते क्यों हैं? क्या ये सब बस यूं ही हो रहा है? कणाद के सिस्टम में जवाब है नहीं। यहाँ एक अदृश्य मेटाफिजिकल शक्ति काम करती है, जिसे अदृष्ट कहा गया है। ये शक्ति कर्म और ब्रह्मांड के नियमों के हिसाब से परमाणुओं को गति देती है। चलिए अब भारत से हजारों मील दूर चलते हैं, प्राचीन ग्रीस, और मिलते हैं एक और महान दार्शनिक डेमोक्रिटस से, और देखते हैं कि उनका क्या सोचना था। डेमोक्रिटस का आइडिया था एटोमोस, जिसका ग्रीक भाषा में मतलब ही है जिससे काटा ना जा सके। ये उनके समय की एक बड़ी दार्शनिक पहेली का जवाब था कि दुनिया में बदलाव कैसे संभव है। उनका जवाब था ये ना काटे जा सकने वाले कण। डेमोक्रिटस के लिए दुनिया में बस दो ही चीजें असलियत में मौजूद थीं, एक परमाणु और दूसरी शून्य, यानी बिल्कुल खाली जगह। और ये खाली जगह, ये वॉइड, उतनी ही जरूरी थी जितने की परमाणु, क्योंकि इसी खाली जगह में ही तो परमाणु घूम सकते थे और टकरा सकते थे। और यहीं पर हमें कणाद और डेमोक्रिटस के बीच एक बड़ा फर्क देखने को मिलता है। डेमोक्रिटस के हिसाब से सारे एटम एक ही चीज के बने थे। उनमें फर्क उनके गुणों का नहीं, बल्कि उनके आकार, उनकी बनावट और उनकी पोजीशन का था। मतलब फर्क गुणात्मक नहीं, मात्रात्मक था। और गति का कारण? यहाँ कोई अदृष्ट जैसी आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी। सब कुछ पूरी तरह से मैकेनिकल था। एक एटम दूसरे से टकराएगा, बस यही नियम था, यही जरूरत थी। एक मशीन की तरह चलता हुआ ब्रह्मांड जिसका कोई बड़ा मकसद नहीं है। तो अब तक हमने दोनों थियोरीज को अलग अलग समझा। अब बारी है इन्हें आमने सामने रखकर देखने की। देखते हैं कि इनमें क्या समानताएं थी और क्या बड़े और गहरे अंतर थे। सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क परमाणु की अपनी प्रकृति। जैसा हमने देखा, कणाद के लिए हर परमाणु में अपना एक असली गुण था, जैसे गंध या रंग। लेकिन डेमोक्रिटस के लिए गुण एटम के अंदर नहीं थे, बल्कि एटम के आकार और हमारे सेंसेस के टकराने से पैदा होने वाला एक एहसास थे। स्पेस यानी खाली जगह को लेकर भी दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। कणाद का आकाश एक तरह का सूक्ष्म पदार्थ था, एक मीडियम। वहीं डेमोक्रिटस का केनॉन मतलब बिल्कुल खालीपन, एक सच्चा वैक्यूम जहां कुछ भी नहीं है। और फिर आता है सबसे बड़ा दार्शनिक अंतर, गति का कारण। कणाद के लिए अदृष्ट था, एक आध्यात्मिक शक्ति जिसमें एक मकसद, एक कॉस्मिक ऑर्डर छिपा था। दूसरी तरफ डेमोक्रिटस की अनन्य यानी मैकेनिकल जरूरत, कोई मकसद नहीं, बस नियमों का एक अंतहीन खेल। तो ये टेबल इन सारे फर्कों को एक ही जगह पर साफ साफ दिखाती है। आप देख सकते हैं कि कैसे दो बिल्कुल अलग अलग फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क्स, जिनका लक्ष्य भी अलग था, एक ही नतीजे पर पहुंचे कि दुनिया का सबसे छोटा कण अविभाज्य है। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबके मन में होगा, आखिर पहले कौन था, कणाद या डेमोक्रिटस?
और क्या इन दोनों के विचारों के बीच कोई कनेक्शन था? देखिए, प्राचीन ग्रंथों की एग्जैक्ट डेट बताना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ज्यादातर सबूत और स्टडीज इसी ओर इशारा करती हैं कि आचार्य कणाद का वैशेषिक सूत्र डेमोक्रिटस से शायद 1 या 2 शताब्दी पुराना हो सकता है। और इसी टाइमलाइन की वजह से एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। क्या ये दोनों विचार अपने अपने आप पनपे, या फिर उस समय के व्यापार मार्गों, खासकर फारसी साम्राज्य के जरिए विचारों का कोई लेन देन हुआ था? विद्वान आज भी इस पर एकमत नहीं है। लेकिन कौन पहले था, इस सवाल से भी ज्यादा जरूरी है इनकी साझा विरासत को समझना। सोचिए, दोनों ही आइडियाज अपने समय से इतने आगे थे कि उन्हें सदियों तक भुला दिया गया। पश्चिम में अरस्तु के दर्शन ने और भारत में वेदांत ने इन्हें मुख्य धारा से बाहर कर दिया। और फिर भी दोनों ने ही 2000 साल बाद जॉन डाल्टन की वैज्ञानिक एटॉमिक थियरी के लिए जमीन तैयार की। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने है कि परमाणु की ये कहानी सिर्फ इस बारे में नहीं है कि पहले कौन था, बल्कि ये इस बारे में भी है कि इंसानी दिमाग की क्षमता कितनी अद्भुत है कि जब हम एक ही बुनियादी सवाल से जूझते हैं तो हजारों मील दूर और अलग अलग संस्कृतियों में होकर भी हम एक जैसे शानदार जवाबों तक पहुंच सकते हैं।